ओके बच्चों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर एंड दैट इज फोर्स। अब फोर्स क्या है? देखिए, फोर्स इज समथिंग विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी, राइट। अब वो बॉडी आपकी रेस्ट में भी हो सकती है या फिर मोशन में भी हो सकती है। अब दो टर्म्स हैं, मैं पहले थोड़ा सा इसे डिटेल में समझा दूं। समथिंग दैट चेंजेस और tends to change और tends to change। अब इसका क्या मतलब है? Force is something that changes और tends to change the state of a body। देखो, सपोज आपके पास कोई बलून है ना, कोई बलून है, आपने क्या किया? फोर्स लगाया, कंप्रेस हुआ। कंप्रेस होने की वजह से उसकी शेप चेंज होगी। कंप्रेस होने की वजह से उसकी शेप चेंज होगी। अगर शेप चेंज हो रही है, वो किस वजह से हो रही है? बिकॉज आपने ये फोर्स लगाया है, राइट। मतलब आपने जो फोर्स लगाया है उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपको दिख गया है ना। मतलब कि फोर्स ने जो वो चाहता था वो काम कर दिया है। अब ये टेंड्स टू चेंज का क्या मतलब है? समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि आपने फोर्स लगाया है ना, फोर्स ने ट्राई बहुत किया, बट फोर्स उतना पावरफुल नहीं था कि चेंज आपका विजिबल हो, राइट। सपोज अगर मैं इस बोर्ड को पुश करता हूँ, क्या ये बोर्ड अंदर जा रहा है क्या? है ना, लेकिन मैं फोर्स तो लगा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये बोर्ड अंदर की तरफ पुश नहीं कर पा रहा। मतलब ये फोर्स इतना पावरफुल नहीं है कि आपको जो चेंज है वो विजिबल, राइट। तो लेकिन कोशिश तो कर ही रहा है ना फोर्स, मतलब उसकी इच्छा तो है ही है कि वो चेंज कर दे, बट वो चेंज कर नहीं पा रहा है क्योंकि वो उतना पावरफुल नहीं है। जो फोर्स इज समथिंग दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। अब ये बॉडी आपकी दो कंडीशन में हो सकती है, या तो रेस्ट पे होगी या फिर मोशन में होगी, राइट। अब ये क्या है? रेस्ट में, मतलब कि आप सपोज आपके सामने फुटबॉल है, राइट, वो रेस्ट पर है, रखी हुई है, आपने उसे किक किया, क्या किया? फोर्स लगाया तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई, राइट। सिमिलरली अगर आपका कोई कार टॉय है, वो बैटरी वाला टॉय है, चल के आ रहा है, आपने हाथ से फोर्स लगाया, वो रुक गया। तो आइदर बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में हो, जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्टेट चेंज होगी, है ना। मतलब कि अगर वो रेस्ट में है तो हो सकता है मोशन में हो जाए, मोशन में है तो हो सकता है रेस्ट में हो जाए, हो सकता है उसकी शेप चेंज हो जाए, हो सकता है उसका साइज चेंज हो जाए, है ना। तो फोर्स इज समथिंग दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, है ना। बॉडी आपकी रेस्ट में हो सकती है या मोशन में हो सकती है। ये तो हो गया जनरल फोर्स के बारे में। फोर्स आप पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हो, राइट। चलिए अब हम थोड़ा सा क्लासिफाई करते हैं फोर्स को। वैसे तो इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन है फोर्स के, राइट। आपने बहुत सारे क्लासिफिकेशन पहले से पढ़े भी, बट मैं उन्हीं क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा जो हमारे काम के हैं, जो बिल्डिंग में आपको देखने को मिलेंगे, राइट। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये देखिए क्या होता है, जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनका इम्पैक्ट कांटेक्ट के साथ पता चलता है, राइट। कांटेक्ट के साथ पता चलता है, मतलब उनको फिजिकल कांटेक्ट चाहिए, तब आपका वो फोर्स काम करेगा, है ना। लाइक फ्रिक्शन, है ना। अगर फ्रिक्शन कांटेक्ट नहीं है, फ्रिक्शन क्या होता है कि सपोज आप मूव कर रहे हो और सरफेस और आपके शूज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, यानी सरफेस जो रजिस्ट कर रही है, वो क्या है? फ्रिक्शन है। तो ये बिना कांटेक्ट के हो सकता है क्या? अगर आप हवा में चलो तो क्या ये फ्रिक्शन लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। एयर का रेजिस्टेंस लगेगा, वो डिफरेंट बात है। अभी हम सिर्फ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, नहीं लगेगा, राइट। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? कांटेक्ट चाहिए। दूसरा फोर्स पुश, है ना। अब नॉर्मल आप कहीं पर जाते हैं, वहां पर डोर में लिखा होता है पुश एंड पुल, राइट। वो हालांकि हम उल्टे ही करते हैं जो लिखा होता है, बट फिर भी क्या वो बिना कांटेक्ट के हो सकता है? किसी में और लिख देते हैं पुश और पुल, है ना।
ये क्या बिना कांटेक्ट के हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपको आप कांटेक्ट करोगे तभी जो आप फोर्स लगाओगे पुश और पुल का, तभी एग्जिस्टेंस में आएगा, राइट। नंबर 3, किसी भी बॉडी का रेजिस्टेंस, है ना। सपोज मैं एयर रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो यहां पर एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस, राइट। ये सारे फोर्सेस कौन से हैं? ये सारे फोर्सेस हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सिमिलरली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा एग्जांपल ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, राइट। दूसरा एग्जांपल कौन सा है? कौन कौन सा एग्जांपल हो सकता है? दूसरा एग्जांपल हो सकता है आपकी मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, राइट। मैग्नेटिक फोर्स में भी आपको कांटेक्ट दिखता है क्या? नहीं दिखता है। अब आप सब लोग 12th करके आए हो, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ, ये सब पढ़ा होगा, है ना। ये सब किस, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड दिखती तो है नहीं, उसका कोई कांटेक्ट नहीं होता, बट वो होती है, वहां से सब कुछ जनरेट होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स हो सकते हैं इसमें, राइट। और कौन कौन से फोर्स हो सकते हैं इसमें, है ना। क्या इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हो सकते हैं, है ना, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी क्या हो सकते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। तो बहुत सारे फोर्सेस हैं, है ना। इसकी एक लंबी लिस्ट हो सकती है, बट हमारे काम के नहीं है। हम उन्हीं फोर्सेस के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे जो बिल्डिंग में हमें दिखेंगे, और बिल्डिंग में हमें मेनली कॉन्टैक्ट फोर्स ही दिखेंगे, राइट। आप जो लोड लगा रहे हो वो क्या बिना कांटेक्ट के लगा सकते हो आप अपनी सरफेस पे? बिल्कुल नहीं लगा सकते हो, राइट। तो हमें बिल्डिंग में कौन कौन से मैक्सिमम फोर्स दिखेंगे? दैट आर दी कांटेक्ट फोर्सेस। ऑब्वियसली ग्रेविटेशन एक्ट करता है हर जगह, जहां पर भी वेट होगा ग्रेविटेशन का इम्पैक्ट होगा, राइट। बट हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, हम तो डायरेक्ट वेट की बात करेंगे, उसमें ग्रेविटेशन इंक्लूडेड होगा, राइट। उसमें ग्रेविटेशन इंक्लूडेड होगा। तो हम मेनली बात करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, और उसमें भी मेन बात करेंगे हम पुश एंड पुल की, राइट। जब आप किसी बॉडी को पुश करते हो तो उसमें आपका इम्पैक्ट क्या आता है? वो क्या प्रोड्यूस करता है? कंप्रेशन। और जब आप किसी बॉडी को पुल करते हो तो ये क्या जनरेट करता है? टेंशन। क्या जनरेट करता है? टेंशन। तो मेनली कंप्रेशन और टेंशन की बात करते हैं। हालांकि शेयर भी होता है, बट वो अगले सेमेस्टर में हम डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ बेसिक फॉर्म ऑफ फोर्स यहां पर पढ़ते हैं, राइट। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मेजरमेंट ऑफ फोर्स। कैसे मेजर करते हैं हम अपने फोर्स को। सो इसकी यूनिट होती है न्यूटन, ये सब आपको पता है। यूनिट होती है न्यूटन और किलो न्यूटन, आपको जैसे भी लिखना हो। और हमें ये भी पता है कि 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन, राइट। 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन, राइट। अब डिस्कस करते हैं कि फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। पहले तो ये डिस्कस करते हैं वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, राइट। सो हमने सबने पढ़ा है वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, राइट। एंड स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। बट द करेक्ट डेफिनेशन इज वेक्टर क्वांटिटी होते हैं जिनको डिफाइन करने के लिए, टू डिफाइन वी नीड both magnitude and direction right। एंड स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है जिनको डिफाइन करने के लिए वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड। अगर इसमें डायरेक्शन है भी तब भी हमें जरूरत नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड,
राइट। ध्यान से समझिए कि ऐसा नहीं है कि इसमें डायरेक्शन होगी ही नहीं, है ना। कुछ क्वांटिटीज ऐसी हो सकती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, बट उन्हें डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो, उन्हें हम बोल देंगे स्केलर क्वांटिटी। तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए। अब समझिए, चलिए डायरेक्शन का इम्पैक्ट समझते हैं। अब डायरेक्शन हम कैसे, सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, ये एक ब्लॉक है, राइट। अब एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, राइट। एक फोर्स, अब ये दोनों का मैग्नीट्यूड में सेम ले लेता हूं, सपोज ये भी 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है, राइट। अब ये वाला फोर्स क्या करेगा, ये वाला फोर्स इस ब्लॉक को राइट हैंड साइड मूव कराएगा, राइट। ये वाला फोर्स इस ब्लॉक को लेफ्ट हैंड साइड मूव कराएगा। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट क्या दोनों का इम्पैक्ट भी सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों का इम्पैक्ट सेम नहीं है, राइट। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है फोर्सेस की, राइट। तो इसलिए हमें फोर्स को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है एंड डायरेक्शन भी चाहिए होती है, राइट। इसीलिए हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। चलिए अब हम फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये सीखते हैं, है ना। वैसे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है, बट मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि हम फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो फोर्स को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस एरो का मतलब क्या है, इस एरो का मतलब क्या है, ये जो टेल है मतलब फोर्स इधर से आ रहा है और कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट से, राइट। एरो का मतलब है कि इस तरफ जा रहा है और कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट, राइट। ऑब्वियसली इसके पीछे कुछ एजम्पशंस हैं, है ना, कि रास्ते में अगर कोई रोकने वाला नहीं मिले, अगर रास्ते में कोई रोकने वाला नहीं मिले, सपोज एक फोर्स है, सपोज एक टॉय है, मूव करके जा रहा है यहाँ पर, दिस इज योर टॉय, और ये मूव करके जा रहा है और यहाँ पर आपने रोक लिया, राइट, तो ऑब्वियसली ये रुक जाएगा। बट अगर कोई फोर्स नहीं मिलता है ना, सिमिलरली अगर टॉय में नीचे फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं लगता है, ये जंक्शन है, राइट, कि अगर कोई और एक्सटर्नल फोर्स रास्ते पर नहीं लगता है तो ये कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है, और कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक ही जाएगा, राइट। और इस लाइन को, जो इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जा रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है लाइन ऑफ एक्शन, इसको ध्यान रखिएगा। लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये फोर्स की वो लाइन है, वो इमेजिनरी लाइन है जो हमें बताती है कि फोर्स माइनस इनफाइनाइट से आ रहा है और प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर फोर्स की डायरेक्शन ये है तो फोर्स प्लस इनफाइनाइट से आ रहा है और माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है, राइट। तो ये है फोर्स का रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स। कंपोनेंट ऑफ फोर्स, किसी भी फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, राइट। सपोज अगर मैं यहां पर सिस्टम बना देता हूं, यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो, अगर मैं सरफेस से लेता हूं तो ये एक्स डिस्टेंस है और ये वाई डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है और वाई डिस्टेंस पर है। अब अगर मैंने सपोज यहाँ पर कोई ये फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया, तो इसी फोर्स की डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट चला जाएगा, राइट। अगर कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसी फोर्स के
डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट चला जाएगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा। सपोज लेट्स सी, है ना, ऑब्वियसली बड़ा नहीं हो जाएगा, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, मुझे लग रहा था ये छोटा दिख रहा है। ओके, अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, सपोज x1 और ये डिस्टेंस कितनी हो गई होगी y1। इतना तो क्लियर है, इतना कंफर्म है ना, कि x की वैल्यू चेंज होकर x1 हो रही है, y की वैल्यू चेंज होकर y1 हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट x की वैल्यू में मूव करा रहा होगा, दूसरा कंपोनेंट y की वैल्यू में मूव करा रहा होगा, राइट। तो अगर मैं इसी फोर्स को, सेम फोर्स को यहां पर बना देता हूं, राइट, जो फोर्स लगाया है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक फोर्स इस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ, मतलब इधर लेके जा रहा होगा, और दूसरा फोर्स इसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जा रहा होगा, है ना। और इन्हीं को हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स। कंपोनेंट ऑफ फोर्स मतलब इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया एंड एक वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, राइट। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है, राइट। अब एंगल आपका, इस फोर्स का एंगल जिस भी कंपोनेंट के साथ आपको पता हो वो कंपोनेंट कॉस में मूव करता है, मतलब एफ की वैल्यू हो जाएगी एफ कॉस थीटा। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ कॉस थीटा, और एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ साइन थीटा। एफ की वैल्यू हो जाएगी एफ साइन थीटा। इसका उल्टा भी हो सकता है, सपोज दिस इज योर फोर्स और आपको हो सकता है ये वाला एंगल पता हो, ये वाला एंगल पता हो और ये थीटा हो, तो ये क्या हो जाएगा, एफ V will be f cos theta and FH will be f sin theta, f sin theta, right। हम सब ने स्कूल में ये पढ़ा होता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो cos थीटा होता है। प्लीज वो अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो cos में ही मूव करेगा, राइट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका साइन भी हो सकता है। हमें याद क्या रखना है कि हमें जो हमारा ओरिजिनल फोर्स है उसका किस कंपोनेंट के साथ एंगल पता है। आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ अगर एंगल पता है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका कॉस में चला जाएगा, अगर वर्टिकल कंपोनेंट के साथ पता है तो आपका वर्टिकल कंपोनेंट कॉस में चला जाएगा, और जो दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा दैट विल मूव ऑन द साइन, राइट। आई गेस यहां तक पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। ओके, चलो अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ, ओके। सो व्हाट इज रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। सपोज एक ब्लॉक है, दिस इज योर ब्लॉक, और आपके दो फोर्स लग रहे हैं, दिस इज 20 न्यूटन एंड दिस इज 30 न्यूटन, ये दो फोर्स लग रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है बताइए कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। अब मैंने आपको बताया है कि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। आप देखो सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, अगर सेम डायरेक्शन में वेक्टर होता है तो ऐड हो जाता है, डिफरेंट डायरेक्शन में वेक्टर होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सो रिजल्टेंट विल बी 30 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन, सेम डायरेक्शन में, राइट। सो रिजल्टेंट विल बी 50 न्यूटन। एंड डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन जो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन है मूविंग टुवर्ड्स राइट, राइट। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सी ये वाला जो फोर्स है ये इस तरीके से लग रहा है। अब रिजल्टेंट क्या होगा, जल्दी से बताइए। अब रिजल्टेंट क्या होगा, देखो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, मींस 30 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन, सो दैट इज 10 न्यूटन। एंड डायरेक्शन क्या होगी, द सेम डायरेक्शन ऑफ बिगर फोर्स, जो भी आपका बिगर मैग्नीट्यूड वाला फोर्स है उसकी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा पूरा ब्लॉक, है ना। और कितने फोर्स से मूव करेगा, 10 न्यूटन फोर्स से, क्योंकि इन दोनों का फोर्स का रिजल्टेंट कितना है, 10 न्यूटन, राइट। ओके, अब अगर सेम, ये देखिए ये सेम लाइन पे फोर्स लग रहे हैं, है ना। तो हमने तो
सेम लाइन के फोर्सेस का रिजल्टेंट तो बहुत आसान है निकालना। चलो एक और ट्राई मारते हैं। सपोज एक फोर्स ये है एंड दिस इज योर ब्लॉक और दूसरा फोर्स ये है, दिस इज 60 न्यूटन एंड दिस इज 30 न्यूटन। अब रिजल्टेंट क्या होगा? देखो अभी भी तो सेम लाइन पे बोल रहे हैं, लग रहा है फोर्स। देखो अब यहीं पे मैंने इसलिए बोला था कि जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेज है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, राइट है। अगर दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो आप डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो आप डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फोर्सेस को। बट अगर ये लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तब हम क्या करेंगे? वहां पर आता है रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस का एक्सप्रेशन, राइट। चलो एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपका ये ब्लॉक है ना, या कोई पॉइंट है, एक फोर्स ये लग रहा है, राइट, और दूसरा फोर्स ये लग रहा है, राइट। दिस इज फोर्स P एंड दिस इज फोर्स Q। दिस इज फोर्स P एंड दिस इज फोर्स Q। अब देखो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। क्या सेम लाइन पर है? क्या सेम लाइन पर है? बिल्कुल नहीं है। और अगर ये सेम लाइन पर नहीं है इसका मतलब क्या है? अब आप डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ओके। सो यहां पर आता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एंड फ्रॉम द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इट इज सेड कि अगर इन दोनों फोर्सेस से आप एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दें, है ना, तो ये जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, ये इन फोर्सेस का रिजल्टेंट आपको दे देगा। ये इन फोर्सेस का रिजल्टेंट आपको दे देगा। बट इसके लिए कुछ एजम्पशंस हैं, जिसमें से सबसे पहला है कि आपके फोर्सेस क्या होने चाहिए? फोर्सेस होने चाहिए आपके कोप्लेनर। फोर्सेस होने चाहिए कोप्लेनर। अब कोप्लेनर फोर्सेस क्या है, राइट। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। कोप्लेनर फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनके लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन पर हो। लाइन ऑफ एक्शन कहां पर हो? सेम प्लेन पर हो, राइट। अब प्लेन क्या होता है? प्लेन क्या होता है? हमारे कार्टेशियन सिस्टम में कितनी एक्सिस हैं? 3 एक्सिस हैं। तो किन्हीं भी 2 एक्सिस को मिला के जो एक सरफेस बनती है उसे हम प्लेन बोलते हैं, राइट। जैसे अगर मैं इसको बोलूं तो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, तो ये क्या बन जाता है? प्लेन बन जाता है। आप अपने सामने जो भी वॉल्स हैं आपकी वो देखिए, वो क्या है? एक प्लेन है। 2 एक्सिस को मिला के जो भी सरफेस बन रही है वो प्लेन है। तो पैरेललोग्राम थ्योरम सेज कि अगर आपके फोर्सेस सेम प्लेन पे हैं तब आप ये चीज बोल सकते हैं कि इनका जो आपका पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट दे देगा, राइट। अब देखो इसी में एक दूसरा आता है कोलिनियर फोर्सेस। कोलिनियर फोर्सेस यहीं पर मैं बता देता हूं सब, फिर वापस आते हैं हम पैरेललोग्राम थ्योरम पे। कोलिनियर फोर्सेस वो फोर्सेस जिन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम लाइन पर है, राइट, सेम लाइन पर है। अब देखो ध्यान से बात सुनना मेरी। जो हमने पहले डिस्कस किया था रिजल्टेंट, उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम लाइन पर था, तभी आपने डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया था, राइट। अब क्या ऐसा हो सकता है कि वो कोप्लेनर ना हो बट लाइन ऑफ एक्शन सेम लाइन पर हो? कोप्लेनर ना हो बट लाइन ऑफ एक्शन सेम लाइन पर हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए कोई प्लेन चाहिए, और अगर वो लाइन पर हैं, सेम लाइन पर हैं, तो मतलब वो सेम प्लेन पर होंगे। इसीलिए इनको कभी कभी हम बोल देते हैं कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस, राइट। कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस, राइट। और वो क्या है? सपोज एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है। देखिए इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम लाइन पर लाई कर रहा है, तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? कोलिनियर फोर्सेस, राइट। लिख देता हूं यहां पर, अगर किसी को लिखना हो, लाइन ऑफ एक्शन falls on same line, line of action falls on same line। थर्ड फोर्स होता है, थर्ड टाइप होता है कोसेंट्रिक फोर्सेस।
कोसेंट्रिक फोर्सेस, कोसेंट्रिक फोर्सेस। कोसेंट्रिक फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर मीट कर रहा हो। लाइन ऑफ एक्शन जैसे ये देखो, इनका लाइन ऑफ एक्शन किसी एक पॉइंट पर मीट कर रहा है, मतलब ये कौन से फोर्सेस हैं? कोसेंट्रिक फोर्सेस, है ना। लाइन ऑफ एक्शन मीन्स एट सेम पॉइंट और वन पॉइंट बोल सकते हैं, एट सेम पॉइंट। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है, तीसरा फोर्स ये है, राइट। इनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पर मीट कर रहा है, तो ये तीनों फोर्सेस हम क्या बोल सकते हैं कि ये तीनों फोर्सेस आपके कोसेंट्रिक फोर्सेस हैं। तीनों फोर्सेस आपके कोसेंट्रिक फोर्सेस हैं, राइट। तो यहाँ से आपको कोप्लेनर, अब तीनों के लिए आपको कोप्लेनर होना जरूरी है ना। कोलिनियर है तब भी कोप्लेनर होना जरूरी है, कोसेंट्रिक के लिए कोप्लेनर होना जरूरी नहीं है, राइट। बट इन दिस केस ये क्या बोला जाएगा आपको? कोप्लेनर कोसेंट्रिक फोर्सेस, कोप्लेनर कोसेंट्रिक फोर्सेस। अब सपोज आपके दीवार के पैरेलल कोई फोर्स है ना, और यहाँ से दूसरा फोर्स आके इसको क्रॉस कर रहा है, तो ये भी तो कोसेंट्रिक हो जाएंगे, है ना। हाउएवर ये दूसरे प्लेन से आ रहा है फोर्स, दूसरे प्लेन से फोर्स आ रहा है, बट इन दैट पर्टिकुलर केस आपका ये फोर्स, आपके ये दोनों फोर्स कोप्लेनर भी हैं एंड कोसेंट्रिक हैं, राइट। चलिए अब हम वापस आ जाते हैं अपने पैरेललोग्राम थ्योरम पे। सो पैरेललोग्राम थ्योरम सेज कि अगर आपके दो फोर्सेस हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे लग रहे हैं और वो कोप्लेनर फोर्सेस हैं, है ना। सपोज थीटा एंगल पर लग रहे हैं, सॉरी ये पूरा एंगल थीटा है, फोर्सेस के बीच में, राइट। थीटा एंगल पे लग रहे हैं, तो अगर आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो इनका, तो जो डायगोनल होगा वो क्या बना देगा? आपका रिजल्टेंट, है ना। अब इसकी वैल्यू देखते हैं कैसे आएगी। ये क्या है? फोर्स P, राइट। यहां से ये ड्रॉ कर देते हैं, ये ड्रॉ कर देते हैं। अब देखो ये जो Q फोर्स है, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं, इसके फैक्टर्स करूं, तो दो कंपोनेंट में जाएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट में जाएगा, दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जाएगा। अब जो आपका फोर्स है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इनके बीच में एंगल बन रहा है थीटा, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? Q cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? Q sin थीटा, Q cos थीटा और Q sin थीटा। तो अगर आप इस पूरे लाइन पर, इस लाइन पर टोटल फोर्स देखें, तो P तो पहले से लग रहा था और Q cos थीटा फिर से आ गया, यानी टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? P प्लस Q cos थीटा। और ये जितना फोर्स है उतना ही ये होगा, राइट। अगर हम डायग्राम से देखें तो जो ये फोर्स है वही ये होगा, तो इसको भी हम बोल सकते हैं Q sin थीटा, Q sin थीटा। अब अगर आपको नेम करना हो तो इसे नेम कर देते हैं, दैट इज O A B, राइट। अब ट्रायंगल OAB आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट। और इस राइट एंगल ट्रायंगल को से आपको क्या निकालना है? हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, क्या होता है? AO स्क्वायर मींस हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर दैट मींस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर दैट इज बेस स्क्वायर, राइट। दैट मींस R स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज व्हाट? Q sin थीटा टू द होल स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज व्हाट? Q cos थीटा प्लस P टू द होल स्क्वायर, राइट। ओपन करिए स्क्वायर, दैट विल बी Q square sin square theta plus that will be A square, A plus B to the whole square, that is Q square cos square theta plus P square plus 2PQ cos theta, 2PQ cos theta, and that will be equal to R square. अब यहाँ से देखो Q square sin square theta, Q square cos square theta, Q square कॉमन हो जाएगा, कॉमन ले लो, so that will be Q square sin square theta plus cos square theta and plus P square and plus 2PQ cos theta। अब sin square theta plus cos square theta 1 होता है, राइट। तो क्या आ जाएगा? P square plus Q square plus 2PQ cos theta means R square will be equal to P square plus Q square plus 2PQ cos
ये आ गया आपका रिजल्टेंट। और डायरेक्ट रिजल्टेंट निकालना है आपसे, आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। और ये बन जाता है आपका फॉर्मूला, राइट। एंड द फॉर्मूला सेज कि अगर आपके दो फोर्स एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पर लाई कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा टू द पावर 1/2 और रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, राइट, करेक्ट, राइट। अब सपोज जो रिजल्टेंट है और जो आपका फोर्स पी है इनके बीच में एंगल अल्फा बन रहा है, तो हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, राइट, हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। इसको मैं अगर किसी को लिखना हो तो पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं इसको रख करता हूं। ओके, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, फिर से राइट एंगल में अल्फा कैसे निकालते हैं, अल्फा कैसे निकालते हैं, tan से, राइट। ये एंगल क्या निकलेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस AB अपॉन OB। अब AB क्या है, AB है क्यू साइन थीटा और OB क्या है P प्लस क्यू कॉस थीटा, P प्लस क्यू कॉस थीटा। ये हो जाएगा आपका tan अल्फा। ये वैल्यू आप निकाल लो, इनवर्स ले लो, आपको क्या पता चल जाएगा, डायरेक्शन पता चल जाएगी। डायरेक्शन मींस ये आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स से कितने एंगल में आपका रिजल्टेंट लाई कर रहा है, राइट। प्लीज ध्यान से देख लीजिए और अगर किसी पार्ट में डाउट हो तो वीडियो को रिवाइंड करके वापस से वो कॉन्सेप्ट चेक कर लीजिए। ओके, चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। So question number 1 and question is saying if there are two forces that P is equal to 10 Newton and Q is equal to 20 Newton और 20 न्यूटन जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, राइट, हॉरिजॉन्टल फोर्स है। इसको एक काम करो, इसको क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स को हमने P माना था, कंफ्यूजन होगा तो इसे P मान लो, इसे Q मान लो, राइट। और इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री, मीन्स थीटा है कितना 60 डिग्री। अब बोल रहा है कि रिजल्टेंट बताइए और इसकी डायरेक्शन बताइए। अगर आपको बनाना है तो बना लीजिए, वरना कोई जरूरत नहीं है वैसे तो। दिस इज 20, दिस इज 10 एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। Now it is asking find out the resultant and direction of the resultant, right? आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, यूज करिए। R is equal to what, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, राइट। सो रूट P is what, 10 स्क्वायर 100, Q स्क्वायर 20 स्क्वायर 400 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू cos 60 एंड cos 60 क्या होता है 1/2 होता है, राइट। सो दिस इज 500 प्लस 200 400 into 1/2, that will be 200, so that will be under root 700, that will be under root 700, right। अगर इसको आपको और सॉल्व करना है तो 10√7 न्यूटन, 10√7 न्यूटन। ये आ गया आपका क्या, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। दिस इज योर रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। अब अगर एंगल निकालना है कि सपोज ये रिजल्टेंट आ रहा है, इनके बीच में ये आएगा, ये रिजल्टेंट आ रहा है और ये एंगल है अल्फा, राइट। तो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, tan अल्फा इज इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। ओके, पुट करिए वैल्यू, q की वैल्यू क्या है 10, राइट, यानी 10 sin थीटा अपॉन 20 प्लस 10 cos थीटा, 10 sin थीटा यानी 60 डिग्री अपॉन 20 प्लस 10
cos 60, राइट। sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, √3/2 यानी 10 इंटू √3/2 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 10 इंटू 1/2, so that will be 5√3 and divided by 20 plus 5, that is 25. So can see that is √3/5, √3/5। चलिए इसे आप अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा। मेरे पास इसकी जो वैल्यू है दैट इज 19.11, दैट वैल्यू 0.35 आई गेस, 0.35 मीन्स tan alpha is equal to what? tan alpha is equal to 0.35। तो अगर अल्फा निकालना है तो आपको इसका इन्वर्स करना पड़ेगा। यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर, अगर दिख रहा है सो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? tan इनवर्स 0.35 एंड यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू है दैट इज 19.11 डिग्री, 19.11 डिग्री। तो आपको पता चल गया कि बेस से 19.11 डिग्री पर आपका रिजल्टेंट लाई करेगा, जिसका मैग्नीट्यूड होगा 10√7 न्यूटन, जिसका मैग्नीट्यूड होगा 10√7 न्यूटन। आई गेस आपको समझ में आ रहा है, राइट। अगर क्वेश्चन में किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, वीडियो को पॉज करिए या फिर रिवाइंड करिए, फिर से देखिए एंड अपने आप सॉल्व करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट इज सेइंग कि अगर आपके पास दो फोर्सेज हैं, यू हैव टू फोर्सेज और उनके बीच में रेशियो है 3:5। देयर आर टू फोर्सेज इन द रेशियो में, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर P और Q, जिनके बीच में रेशियो है 3:5। P और Q के बीच में रेशियो है 3:5 एंड इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री and it is given that resultant is 35 Newton. Resultant is 35 Newton. So it is saying find P and Q. Find P and Q. देखिए बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर P by Q is equal to आपको गिवन है 3/5, देखिए जिसको आता है प्लीज वीडियो पॉज कर दीजिए, अपने आप सॉल्व करिए, लास्ट में आंसर चेक कर लीजिएगा, राइट। ओके, तो P इज इक्वल टू व्हाट? 3/5 Q, यही हो जाएगा। P इज इक्वल टू व्हाट? 3/5 Q। अब आप रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाइए, व्हाट? √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा, राइट। P कितना है? P is 3/5 Q, 3/5 Q to the whole square plus Q² plus 2 into 3/5 Q into Q cos थीटा कितना है? 60 डिग्री, थीटा is 60 डिग्री, so that is 9/25 Q² plus Q² plus that is 1/2, cos 60 is 1/2 and 2, जब ये और cos 60 कैंसिल हो गए, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और 2 का मल्टीप्लाई है तो ये दोनों कैंसिल हो गया, so that is 3/5 Q²। अब इसे अगर एलसीएम लेते हैं, है ना, रिजल्टेंट हमें कितना पता है? 35 न्यूटन, पुट करते रहिए यहाँ पे 35 न्यूटन, 35 न्यूटन, राइट। चलो इधर आते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 35 न्यूटन इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा? 25, है ना। Q² तो कॉमन हो जाएगा, दैट इज 9 प्लस 25 प्लस एंड 5 3 जा 15 Q²। तो यहाँ से आ जाता है 35 न्यूटन इज इक्वल टू 49/25 Q², right? So 35 Newton is equal to 7/5 Q. So Q will be equal to 35 into 5 divided by 7. So Q is equal to 25 Newton.
तो यहाँ से आपको Q का वैल्यू मिल गया, दैट इज 25 न्यूटन, राइट। एंड अगर Q का वैल्यू मिल गया है तो यहाँ से हमें P का वैल्यू मिल जाएगा 3/5 इंटू 25, तो 5 5 से 25, सो दैट इज 15 न्यूटन। तो P का वैल्यू आ गया हमारे पास 15 न्यूटन, राइट। P का वैल्यू हमारे पास आ गया 15 न्यूटन। हाउएवर इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, बट अगर आपको रिजल्टेंट कितने एंगल पर लाई करेगा वो निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? tan अल्फा हमें पता है, tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। और आपको q p थीटा तीनों चीजें पता है, तो आप यहाँ से क्या है एंगल भी निकाल सकते हो, आप यहाँ से एंगल भी निकाल सकते हो। चलिए 1 मिनट देख लीजिए क्वेश्चन में। अगर किसी पार्ट में कोई डाउट है तो वीडियो पॉज करिए या रिवाइंड करिए एंड फिर अपने आप सॉल्व करिए। ओके अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर दो फोर्सेस से ज्यादा फोर्स हो तो फिर हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो उससे पहले जो पैरेललोग्राम थ्योरम से हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला मिला है उसके कुछ जनरल केसेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। हमें ये पता चल गया कि अगर दो फोर्सेस हैं वो किसी एंगल पे लग रहे हैं तो रिजल्टेंट होगा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, राइट। ये हमने डिस्कस कर लिया है, प्रूव भी कर लिया है। चलिए केस 1। अब सपोज ये थीटा क्या हो जाता है 0 डिग्री हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री कब होगा? जब एक फोर्स P और दूसरा फोर्स Q एक के ऊपर एक लग रहे होंगे, इस कंडीशन में लग रहे होंगे, तब थीटा इनके बीच में क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, राइट। और उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में होगा रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 0। और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, राइट। तो cos चलो लिख देता हूँ cos 0 डिग्री, राइट। so that will be under root p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। अब देखिए क्या ये p प्लस q टू द होल स्क्वायर लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, राइट। तो अंडर रूट p प्लस q टू द होल स्क्वायर है ना, एंड अंडर रूट है स्क्वायर है कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर विल बी p प्लस q। और हमने यही तो डिस्कस किया था अभी कुछ देर पहले। हमने डिस्कस किया था कि अगर दो फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम लाइन पर है, देखो अगर एक के ऊपर एक लग रहा है तो क्या इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम लाइन पर होगा? बिल्कुल होगा, राइट। तो वो या तो ऐड हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो ऑब्वियसली ऐड होंगे, राइट, ऑब्वियसली ऐड होंगे। और वही एक फॉर्मूला भी बता रहे हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो अगर आप फॉर्मूले से भी निकालेंगे तब भी ये दोनों फोर्स ऐड होकर ही आएंगे, राइट। दोनों फोर्स ऐड होकर ही आएंगे। नाउ केस नंबर 2। केस नंबर 2 says if theta is equal to 90 degree. Case number 2, if theta is equal to 90 degree, right। इस केस में क्या होगा? इस केस में रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 90। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू होती है 0। अगर यहाँ पर मैं 0 पुट करूंगा तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ कितना p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। दैट मीन्स इट इज सेइंग कि अगर आपके फोर्सेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, राइट, तो आप उन दोनों का स्क्वायर करके यानी फोर्स P और Q का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए और उसका अंडर रूट ले लीजिए, आपको आपका रिजल्टेंट मिल जाएगा। और इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी? सपोज दिस इज एंगल अल्फा, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा? tan अल्फा में क्या पता था? हमें पता था q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू 90 पुट करो यहाँ पर, तो q sin 90 अपॉन p प्लस q
cos 90 है ना। और sin 90 क्या होता है 1 होता है, cos 90 क्या होता है 0 होता है, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1, यानी बचेगा सिर्फ क्या Q अपॉन P, है ना। यानी tan अल्फा इक्वल टू क्या आ जाता है, जब दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, tan अल्फा आ जाता है Q अपॉन P, राइट। सो दैट इज केस नंबर 2। अब हम डिस्कस करते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3, और केस नंबर 3 से इसकी जब दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, केस 3, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट आर इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, पता होगा आपको, राइट। सो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। अब देखिए क्या ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है, जी हाँ। सो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट p माइनस क्यू टू दी होल स्क्वायर, होल स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा p माइनस क्यू, आ जाएगा p माइनस क्यू। और हमने भी तो ये डिस्कस किया था कि अगर किसी पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम लाइन पर लाइन कर रहा है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा 180 डिग्री, और इस केस में जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा p माइनस क्यू, और डायरेक्शन क्या होगी, तो भी फोर्स आपका बिगर होगा, उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आपका मूव कर जाएगा, राइट, राइट। तो ये जनरल केसेस हैं कैलिग्राम थ्योरम के। अब इनका यूज क्यों करना है, ये हमने क्यों पढ़ा, चलो जानते हैं हमने क्यों पढ़ा इसे। इसको पढ़ने के पीछे हमारा मकसद ये था कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए जिसमें 2 से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, 2 से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, राइट। चलो, सो दिस इज 45 डिग्री गिवन है, ये सपोज मान लेते हैं कुछ 60 डिग्री गिवन है ना, दिस इज 30 डिग्री, है ना। अब 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, एंड इसको कंप्रेसिव मान लेते हैं, मतलब ये ऐसे लग रहा है, ठीक है, एंड 40 न्यूटन, ये कुछ फोर्स लग रहा है, ठीक। अब इन फोर्सेस को सॉल्व करके हमें ये बताना है कि रिजल्टेंट क्या होगा और रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये काम है हमारा। चलो ठीक है, बस करते हैं। अब यार 2 फोर्सेस का निकालो, 2 फोर्सेस का निकालो, हमारे पास तो 2 ही फोर्सेस का फॉर्मूला है, यहाँ तो हमें 4 फोर्स मिल गए हैं, है ना। अब हम क्या करें, तो अब हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं फोर्स रिजॉल्व करने का। हमें ये पता है कि 2 फोर्स, हमें 2 कॉन्सेप्ट पता है, हमें ये पता है कि फोर्स रिजॉल्व होते हैं परपेंडिकुलर, मतलब 2 फोर्स अगर रिजॉल्व करोगे तो उनके बीच में हमेशा एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, यानी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, और इनके बीच में एंगल क्या होगा 90 डिग्री। चलो यूज करते हैं इसका, कितने हद तक कर पाते हैं देखते हैं, राइट। मैं यहां पर बनाता हूं, ये मैंने एक सिस्टम बना दिया है, मैं ट्राई करूंगा कि सारे फोर्सेस इस सिस्टम पर एक्ट कर जाए, देखते हैं कैसे एक्ट करते हैं। 10 न्यूटन, तो यहाँ पर 10 न्यूटन पहले से एक्ट कर रहा है, तो 10 न्यूटन लिख दिया यहाँ पर, राइट। थोड़ा सा पड़ेगा, ठीक है, हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया 10 न्यूटन। अब ये जो फोर्स है, फोर्स रिजॉल्व करने की टेक्निक क्या है, फोर्स रिजॉल्व करने की टेक्निक ये है कि आप फोर्स की टो को पकड़ो, फोर्स की टो को पकड़ो और उसको 90 डिग्री में 90 डिग्री में ब्रेक करो, है ना। मतलब ऐसे हमें रिजॉल्व करना है कि जो ओरिजिनल फोर्स है वो बीच में है, राइट। सपोज ये फोर्स है, दिस इज ये फोर्स, तो इसको ऐसे ब्रेक करना है, तो ये फोर्स क्या है बीच में है, तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, राइट। सपोज इस तरीके से कोई फोर्स लग रहा है, ये है, तो टो को पकड़ो, इसको ऐसे करो कि ये
बीच में आ जाए। ये है हमारा फोर्स का जनरल टेक्निक रिजॉल्व करने का। अब इसी टेक्निक को यूज करके हम रिजॉल्व करते हैं। ये फोर्स है, टो को पकड़ा तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर आ जाएगा। अब देखो फोर्स और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल बन रहा है, तो ये किस में जाएगा, कॉस में। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, दैट इज 20 cos 45 डिग्री, 20 cos 45 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा, 20 sin 45 डिग्री, 20 sin 45 डिग्री। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर एक फोर्स और आ गया है, दैट इज 20 cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, राइट। देखो और ऊपर जा रहा है फोर्स, मतलब यहाँ पर क्या आ गया, ये फोर्स आ गया 20 sin 45। आई गेस यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक सिस्टम बनाया है कि जिससे मुझे 90 डिग्री एंगल पे फोर्स मिल जाए, और मुझे पता है कि रिजॉल्व होकर फोर्स ऑटोमेटिकली 90 डिग्री के एंगल पर आते हैं। तो मैं इन सारे इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व कर दूंगा। तो 20 न्यूटन के फोर्स को मैंने रिजॉल्व किया, तो इसके दो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया, एक वर्टिकल कंपोनेंट आया। बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल बन रहा था फोर्स का, तो इसको मैंने कॉस में रिजॉल्व कर लिया, और जो वर्टिकल कंपोनेंट था उसको साइन में रिजॉल्व कर दिया, और एक डिफरेंट डायग्राम बनाया जिसमें मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को अलग अलग लिख दिया। चलो अब इसको रिजॉल्व करते हैं। इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। अब एंगल इसके साथ बन रहा है, तो ये किस में जाएगा, कॉस में। तो क्या बोल सकते हो कि ये वाला होगा 30 cos 60 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट होगा 30 sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री। अब ये अपवर्ड जा रहा है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 30 cos 60 डिग्री, और ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है ना। इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30 sin 60 डिग्री, 30 sin 60 डिग्री, ये हो गया, राइट, 30 sin 60 डिग्री। अब ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, तो इसकी भी टो पकड़ो। तो ये यहां से नहीं रिजॉल्व करेंगे, टो से रिजॉल्व करना है। ये किया, ये किया, राइट। अब देखो अगर ये वाला एंगल आपका कितना है, 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री, राइट, ये 30 डिग्री होगा। अब फोर्स और कंपोनेंट यानी ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा कॉस में। ये फोर्स कितना था, 40 का, तो ये हो जाएगा 40 cos 30 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 40 sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, राइट। मतलब राइट हैंड साइड एक फोर्स और जा रहा है, तो यहाँ पर एक फोर्स और आ जाएगा 40 cos 30 डिग्री। और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है, अपवर्ड फोर्स जा रहा है, अपवर्ड फोर्स जा रहा है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 40 sin 30 डिग्री, 40 sin 30 डिग्री। मतलब ये जो सारे फोर्स थे इनको रिजॉल्व करके मैंने ये बना लिया, जो सारे फोर्स थे इनको रिजॉल्व करके मैंने ये बना लिया, राइट। चलो ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं, राइट, और सिर्फ इस पे ही काम करूंगा। अब आप मुझे बताओ, हमने ये पढ़ा था क्या कि अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम हो तो फोर्स को हम डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, पढ़ा था। तो ये लाइन ऑफ एक्शन है, और अगर ये लाइन ऑफ एक्शन है तो हम डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इधर मुझे फोर्स ज्यादा दिख रहे हैं, है ना, मुझे पता नहीं है, आप किसी भी साइड में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इधर फोर्स ज्यादा दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, इस यहाँ पर एक फोर्स और लगा दिया, और -30 sin 60 डिग्री लिख दिया इसे, क्योंकि ये फोर्स सब्ट्रैक्ट होगा ना, ये फोर्स क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। -30 sin 60 डिग्री लगा दिया, इसको मैंने हटा दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फोर्स खत्म हो गया। सिमिलरली नीचे कोई फोर्स नहीं है, इसको भी हटा दो। आप देखो, अब आपके पास दो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस हैं, एक है हॉरिजॉन्टल, दूसरा है वर्टिकल। तो यहाँ पर अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूं तो वो होगा 10 + 20 cos 45 डिग्री प्लस 40 cos 30 डिग्री माइनस 30 sin 60, राइट। अब अपना अपना कैलसी उठाइए और इसको सॉल्व करें। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। दैट इज 10 + 20 cos 45 प्लस
40 cos 30 प्लस माइनस 30 sin 60, और ये मेरे पास वैल्यू आ गई है 32.80 न्यूटन। मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या बन गया, अगर मैं इसको फाइनल डायग्राम यहाँ पर बनाऊं तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज व्हाट 32.80 न्यूटन, 32.80 न्यूटन। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसे निकालना है अभी, वो भी निकाल लेते हैं। वो कितना होगा 20 sin 45 डिग्री प्लस 30 cos 60 डिग्री प्लस 40 sin 30 डिग्री, राइट। चलो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 20 sin 45 प्लस 30 cos 60 प्लस 40 sin 30, और ये इक्वल टू होके बनेगा 49.14 न्यूटन, 49.14 न्यूटन। मतलब ये वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज 49.14 न्यूटन, राइट। अब मुझे दो फोर्स मिल गए। अब मेरा पूरा क्वेश्चन है ना समराइज होगी ये बना है कि मेरे पास दो फोर्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एक वर्टिकल फोर्स है, जिनके बीच में एंगल है 90 डिग्री। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है, ये आपके बाएं हाथ का खेल है, राइट। केस नंबर 2, when the angle is 90 degree, the resultant is root p square plus q square, so that will be equal to 32.8 square plus 49.14 square। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 32.8 स्क्वायर प्लस 49.14 स्क्वायर अंडर दैट इज 59.08 न्यूटन, 59.08 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 59.08 न्यूटन। ओके, नाउ अब अगर इसका डायरेक्शन निकालना हो कि कहां पर होगा तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, tan अल्फा इन दिस केस था q अपॉन p, है ना, q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा था। 90 डिग्री रखोगे तो sin थीटा sin 90 1 हो जाता है, सो दैट इज q अपॉन p, q अपॉन p। q कौन सा फोर्स होता है, q कौन सा फोर्स होता है जो वर्टिकल फोर्स हो, है ना, सो दैट विल बी इक्वल टू 49.14 डिवाइडेड बाय 32.8। सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं, सो दैट इज 49.14 डिवाइडेड बाय 32.8 एंड द वैल्यू इज 1.498। और इसका अगर मैं tan इनवर्स निकालता हूँ, शिफ्ट tan इनवर्स आंसर दैट इज इक्वल टू 56.277 डिग्री, या फिर बोल सकते हैं 52.28 दैट इज अल्फा। मींस ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है इससे समवेयर 52 डिग्री पर रिजल्टेंट आपका आएगा, और उस रिजल्टेंट की वैल्यू होगी, सॉरी मैग्नीट्यूड होगा 59.08 न्यूटन, और वो कहां पर लग रहा होगा 52.28 डिग्री पर लग रहा होगा। मतलब कि जो एक सिस्टम हमें मिला था मल्टीपल फोर्सेस का, उसका हमने रिजल्टेंट भी निकाल लिया और उसकी डायरेक्शन भी निकाल ली कि वो कहां पर एक्ट करेगा, राइट। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज द सेम थिंग, आप वीडियो को पॉज करिए, रिवाइंड करिए, दोबारा से ट्राई करिए, राइट। ओके, चलिए अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, है ना, वो प्रैक्टिस करिएगा, बताइएगा कि मुझे सॉल्व करके कि आपका आंसर आया है या फिर नहीं आया है। So question is there are multiple forces
सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी and the forces are number 1 20 Newton force acting east 30 degree north, acting east 30 degree north। अभी मैं आपको बता दूंगा कि इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ईस्ट यहाँ पर ये भी लिखा है दैट फोर्सेस 20 Newton pull acting at east 30 degree north. Second force is 30 Newton push and acting east 60 degree south. East 60 degree south. Third force 40 Newton push acting west 45 degree north. West 45 degree north. Fourth 30 Newton pull acting west 30 degree south. West 30 degree south। चलो ठीक है, इसे हम बनाते हैं। मैं आपको डायग्राम बना के दे देता हूँ और आप बाकी अपने आप सॉल्व करेंगे। ओके, ये क्या है? ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। आई गेस ये तो पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, पहला फोर्स 20 न्यूटन पुल ईस्ट 30 डिग्री नॉर्थ मीन्स कहां से जा रहा है फोर्स? फोर्स ईस्ट से जा रहा है 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ। ईस्ट से जा रहा है 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, मतलब ये फोर्स है। पुल है तो बाहर की तरफ 20 न्यूटन और कितने डिग्री जा रहा है? 30 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। सेकेंड फोर्स 30 न्यूटन फोर्स कहां से जा रहा है? ईस्ट से जा रहा है साउथ की तरफ। कितना जा रहा है? 60 डिग्री जा रहा है, मतलब ये फोर्स है। और ये कैसा है? अंदर की तरफ है, क्योंकि पुश लिखा हुआ है, राइट? अंदर की तरफ है। ईस्ट कितना जा रहा है? 60 डिग्री साउथ की तरफ। और ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 30 न्यूटन। तो दूसरा ये फोर्स हो गया। तीसरा फोर्स क्या है? 40 न्यूटन पुश कहां से जा रहा है? वेस्ट से जा रहा है नॉर्थ की तरफ, राइट? यहां से नॉर्थ की तरफ ऐसे जा रहा है, राइट? इस तरीके से मूव कर रहा है और अंदर की तरफ लग रहा है क्योंकि पुश लिखा हुआ है, राइट? अब एंगल क्या होगा? वेस्ट से नॉर्थ कितना? 45 डिग्री, 45 डिग्री, राइट? और मैग्नीट्यूड कितना है? 40 न्यूटन, 40 न्यूटन। एंड द लास्ट इज 30 न्यूटन पुल। 30 न्यूटन पुल कहां से कहां तक जा रहा है? वेस्ट से जा रहा है साउथ की तरफ, इधर से ऐसे जा रहा है। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। और है क्या फोर्स? पुल फोर्स है। मैग्नीट्यूड कितना है? 30 न्यूटन, 30 न्यूटन, राइट? ये आपके चारों फोर्स बन गए हैं। अब ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया है जैसे हमने ट्राई किया था। फोर्सेस को रिजॉल्व करिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल फोर्सेस में ब्रेक करिए, लास्ट में ऐड सब्ट्रैक्ट करके सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट बनाइए, फॉर्मूला लगाइए, रिजल्टेंट निकालिए, रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालिए, राइट? सो बच्चों दैट इज ऑल फॉर फोर्सेस, राइट? अगर आपको कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर मुझे नोटिफाई करिए, ठीक है? मैं वो वाला पार्ट दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू फॉर टुडे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेंडिंग मोमेंट, राइट? चलिए, थैंक यू।